AFC का मतलब है एवरेज फिक्स कॉस्ट, TFC का मतलब है टोटल फिक्स कॉस्ट और Q का मतलब हुआ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है। अब हमारी औसत स्थिर लागत। अब औसत स्थिर लागत क्या होती है? जो भी हमारी लागत लग रही है ना, कुल उत्पादन में हमारी स्थिर लागत जो हमको लगनी ही है, चाहे हम उत्पादन करें या ना करें। बिल्डिंग की हमको आवश्यकता होती है ना, तो बिल्डिंग क्या हो गई हमारी स्थिर लागत के अंतर्गत आएगी। तो इसकी कुल लागत बटे कुल उत्पादित मात्रा, तो ये क्या निकल आएगी हमारी औसत स्थिर लागत। इसके बाद हम बात करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपको सभी को पता है, हमने पहले भी बात की थी वेरिएबल कॉस्ट की, इसके पहले वाले वीडियो में, है ना। वेरिएबल कॉस्ट यानी जब भी हमारे उत्पादन में कोई भी डिफरेंस आता है ना, या हम उत्पादन की मात्रा को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, तो जो भी हमारी चीज़ें परिवर्तित लगती है वो हमारी किस में आ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट में। ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? AVC इज इक्वल टू TVC। TVC का मतलब क्या हुआ? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन Q का मतलब हुआ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जो भी हमारी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है वो इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो औसत परिवर्तन लागत जो है, परिवर्तनशील लागत, उसमें हम किससे करेंगे? कुल उत्पादन की इकाइयों से भाग दे देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी? औसत परिवर्तनशील लागत आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। स्थिर लागत जो होती है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो हमारी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा होती है। जैसे अगर हमने 200 यूनिट्स का, या हम 200 हमको कॉस्ट लग रही है, पर अगर हमने प्रोडक्शन कम किया है तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, फिर प्रोडक्शन बढ़ाया है तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये ओवल सर्कल में ही हमारा, ये यू सर्कल में ही हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती और कम होती है। अब इसके बाद बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट, मतलब सीमांत लागत। अब सीमांत लागत क्या होती है? सबसे पहले चेंज इन टोटल कॉस्ट। जो भी हमारी टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, जो भी, एंड यूनिट ऑफ आउटपुट, है ना, हमारी आउटपुट ऑफ यूनिट में भी अगर हमारा चेंज आ रहा है तो हम क्या कहलाएगी? मार्जिनल कॉस्ट। मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट चेंज इन कॉस्ट। जो भी हमारा इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, चेंज इन कॉस्ट, एंड Q का मतलब है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जो भी हमारा चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है, उससे हम सीमांत लागत को निकालेंगे। अब सीमांत लागत कैसे निकलेगी? किसी भी उत्पादन की मात्रा में हमारी कुल लागत में जो परिवर्तन हुआ है, मतलब पहले हम 2 यूनिट इस्तेमाल कर रहे थे, अब 3 बढ़ाई तो मात्रा कितनी हो गई? 1। उस मात्रा के लिए हमको कितनी लागत लग रही है वो बटे उत्पादन की अतिरिक्त मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट, है ना। आपको सभी को पता है, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? शॉर्ट रन कॉस्ट की बात कर रहे थे। ये शॉर्ट समय के लिए होती है, पर लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होगी? इकोनॉमिक्स में लॉन्ग पीरियड के लिए काम आती है। लॉन्ग रन का मतलब ही क्या हुआ? ये लंबे समय के लिए है। इसमें हम चेंजेस जो हैं हमारे फैक्टर्स में इजीली कर सकते हैं। मतलब हमारी आउटपुट ऑफ सप्लाई जो है हम उसमें इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और उसको हम डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। दोनों काम हम उसमें कर सकते हैं। जैसे अब हम बात करें फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, रॉ मटेरियल स्टॉक है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स है, इनको हम क्या कर सकते हैं? इजीली हम चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में लॉन्ग टाइम है। बट अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन की इसमें हम इनको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास में उस समय कम होता है ना। अब हम दीर्घकालीन लागत की अगर बात करें तो दीर्घकाल में क्या होती है? समयावधि ज़्यादा होती है, इसलिए एक फर्म की मांग के अनुसार हम वस्तु की पूर्ति में हम परिवर्तन के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। समय ज़्यादा होता है ना। कारखाना है, भवन है, प्लांट है, मशीनरी है, या हमारे पास जो स्टाफ है उसको कम या ज़्यादा करना है, हम इजीली उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम उत्पादन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो निश्चित सी बात है हम क्या कर सकते हैं?
स्टाफ है या हमारे बाकी चीज़ों की हमको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है उसको हम बढ़ा सकते हैं, और अगर हमारे पास में उत्पादन कम हो रहा है तो हम उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दीर्घकालीन लागतें। अब यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 5 क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब कंप्लीट हो गया चैप्टर 5। अब हम बात करेंगे चैप्टर 6। चैप्टर 6 रेवेन्यू। ठीक है, अब रेवेन्यू का मीनिंग क्या होता है? रेवेन्यू इट मीन्स रेफर्स टू इनकम और पेमेंट रिसीव्ड बाय अ फर्म। फर्म अगर किसी भी वस्तु को बेचने पर कोई भी इनकम अर्न करती है तो उसको रेवेन्यू या फिर इनकम कहा जाता है। ठीक है, अब सपोज कीजिए एक फर्म है, उसने 1000 बुक्स को सेल किया है। ठीक है, और उससे अर्निंग कितनी हुई? 50,000 की, 15,000। ठीक है, और ये 15,000 है, उसका क्या कहलाएगा? रेवेन्यू। अब रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, जो पैसा हमको मिला है उसमें से हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा? प्रॉफिट। अगर हम हिंदी में बात करें तो आगम या आय जो है वो किसी भी वस्तु को बेचने पर जो भी मूल्य हमको मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? आगम या फिर आय कहलाएगी, है ना। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर कोई फर्म बाज़ार में 1000 पुस्तकों को बेचकर 15,000 की राशि एकत्रित करता है तो ये 15,000 की राशि अर्थशास्त्र में क्या कहलाएगी? आगम। अब लाभ बराबर आगम माइनस लागत, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी लाभ। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या है हमारी? डेफिनेशन है रेवेन्यू इज़ दैट द सेल प्रोसीड्स। मतलब रेवेन्यू क्या? इनकम है जो कि हम किसी एक वस्तु को बेचने पर हम एक उत्पादक को जो राशि मिलती है उसको हम आगम कहते हैं। अब है हमारी अकॉर्डिंग टू डूले। डूले एक हमारे अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा है एक फर्म का आगम उसकी बिक्री, प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियाँ हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम हमारे सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर को मैं डिस्क्राइब करूँगी। थैंक यू गर्ल्स।